नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 3 है और यहाँ से परीक्षा में आपको कई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातु के और अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं दोस्तों। और परीक्षा में कई बार पूछा है कि धातु तथा अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर बताइए, या पूछ देगा कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, धातु किसे कहते हैं दोस्तों। तो धातु की परिभाषा ये होती है कि वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाने का गुण रखता हो तो उसे धातु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, धातु की परिभाषा क्या होती है कि वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाने का गुण रखता हो तो उसे धातु कहते हैं। और अधातु क्या होता है दोस्तों कि वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने का गुण रखता है तो उसे अधातु कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका परिभाषा भी और इसका एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो धातु को अंग्रेजी में मेटल कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, धातु मेटल। ठीक है, और ये परीक्षा में आपको बार बार पूछता है कि धातु किसे कहते हैं दोस्तों। तो आपको बस इतना ही लिखना है कि वे तत्व, क्या लिखना है दोस्तों, वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके दोस्तों, ठीक है, त्याग करके धन आयन बना लेता है, धन आयन बना लेता है तो उसे, ठीक है, तो उसे धातु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ये आपको परिभाषा अवश्य याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया दोस्तों कि वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाने का प्रवृत्ति रखता हो या गुण रखता हो तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हमारा हो सकता है लिथियम या हाइड्रोजन, लिथियम हो सकता है मेरा, ये देखिए लिथियम आप जानते हैं 3 पे आता है दोस्तों। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अब इसका हम बोरबरी से थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, और पता करेंगे कि कैसे हम पता करें कि हमारी धातु है दोस्तों। तो 3 पे आता है, तो ये आपका जो है लिथियम दोस्तों 3 पे आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी से करेंगे आप तो 2,1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 2,1 मिलेगा। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ सोडियम का 11 पे आता है दोस्तों। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 होगा। ठीक है, 8, 2, 10, 1, 11 हो गया। इसी तरह दोस्तों अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की करेंगे, ये 20 पे आता है, ये भी याद होना चाहिए आपको। तो 2, 8, 8, ये 2 हो गया। हम एल्युमिनियम की बात करें दोस्तों, ये सब मैं धातु लिख रहा हूँ
अभी आपको बताऊंगा कैसे ये धातु है। 2 8 यहाँ पे 3 हो गया। मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम 12 पे आता है, इसका 2, 8, 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ धातुओं का नाम लिखा था और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया दोस्तों। देखिए लिथियम एक दोस्तों धातु है, लेकिन हम कैसे पता करें कि धातु है। मैंने यही बताया कि वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बना लेते हैं दोस्तों। याद रखिए कि अगर किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कोश में दोस्तों या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो तत्व आपके धातु कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तत्व के बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तत्व अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, जैसे लिथियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम दोस्तों क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या करेगा, त्याग देगा, यानी किसी को दे देगा। तो किसी तत्व के बाहरी कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व उतना ही त्याग करेंगे। और याद रखिएगा बस केवल 3 तक बाहरी कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 या 3, तभी वो तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं करेंगे बल्कि ग्रहण करेंगे। ये बात याद रखिएगा। तो लिथियम के बाहरी कोश में दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इसके ऊपर आता है या लाई पे 1 प्लस चार्ज दोस्तों। तो बताइए कि लिथियम एक ऐसा तत्व है जो 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया और उसके ऊपर क्या गया, प्लस आयन आ गया। और यही बात मैं परिभाषा में बताया हूं कि वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, अब यहाँ पे दोस्तों लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ गया है। इसी तरह हम सोडियम पे दोस्तों देखेंगे, सोडियम के एकदम आउटर सेल में यानी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा दोस्तों। तो कोई तत्व अपना जितना इलेक्ट्रॉन त्याग है उसके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज हो जाते हैं और वह तत्व धातु कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे दे और आपको पता करना रहे कि ये धातु है हमारा कि अधातु है तो आप बोरबरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा और देखिएगा कि बाहरी कोश में यदि 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोस्तों तो वो तत्व जो है धातु कहलाएगा, क्योंकि वे अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ गया तो ये तत्व धनायन बना लिया, तब इसे हम कहते हैं धातु। क्या कहेंगे दोस्तों, ये धातु हो गया। ठीक है, आगे और ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम के बाहरी कोश में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन हो, अगर किसी तत्व के बाहरी कोश में इतना इलेक्ट्रॉन है तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और जितना त्यागेगा उसके ऊपर उतना प्लस चार्ज होगा दोस्तों। तो इसीलिए कैल्शियम पे हम लिख सकते हैं Ca2 पॉजिटिव चार्ज दोस्तों, Ca2 पॉजिटिव चार्ज इसलिए 2 प्लस चार्ज हुआ क्योंकि इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे और जिस तत्व के ऊपर प्लस चार्ज आ गए वो आपका धातु कहलाएगा। ठीक है, जो कि परिभाषा में लिखाया हूं, त्याग करके धनायन बना लेता है तो यहाँ पे धनायन बना लिया दोस्तों। अब एल्युमिनियम पे आइए, एल्युमिनियम के बाहरी कोश में आप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, तो 3 है तो एल्युमिनियम अपना जो है 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी तत्व के ऊपर जब प्लस चार्ज आता है तो वो आपका धातु कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। और मैग्नीशियम के बाहरी कोश में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम अपना क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज हो गए। तो जैसे ही कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है दोस्तों वो आपका धातु कहलाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा धातु एकदम अच्छे से। ठीक है, तो धातु की बस बारे में इतना ही याद रखिए कि जिस तत्व के बाहरी कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, किसी को दे देगा और अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा दोस्तों तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर 3 त्यागेगा 3 इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपका धातु हो गया। ठीक है, और इसको हम अपक्रिया रिएक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं ये भी थोड़ा देख लीजिए। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा कि ये कैसे धातु है कैसे। ठीक है, तो अब इसको रिएक्शन के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए
परिभाषा तो हमारा हो गया, और एग्जाम्पल आएगा तो आप लिख दीजिएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो भी। और यहाँ पे कैसे लिखते हैं, वे तत्व जो किसी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सोडियम लिखा दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे तीर का निशान बनाएंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया का निशान। अब सोडियम आप तो जानते हैं इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो अभी बताया आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों Na, और इसके ऊपर 1+ चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1+ चार्ज इसलिए आया क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप दर्शा दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसी बात को कैल्शियम की बात करूँ तो कैल्शियम अभी आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, तो यहाँ पे आ जाता है Ca 2+ चार्ज, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर एल्युमिनियम आए, एल्युमिनियम को लिखना है आपको तो ऐसे बनाइएगा, एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है दोस्तों, अभी आपको समझाया था, यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से आप रिएक्शन बना सकते हैं। आई होप आपको जो है धातु के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अधातु क्या होता है, ठीक है। धातु के तो बारे में हो गया, अब हम लोग देख रहे हैं कि अधातु दोस्तों क्या होता है, तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अधातु, परिभाषा इसका पहले लिख दूँ तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। अधातु नॉन मेटल दोस्तों बोलते हैं इसे, अंग्रेजी में नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल हो गया। चलिए, वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को जहां त्याग करके, मैंने लिखा था दोस्तों, यहीं पे आपको लिख देना है बस ग्रहण करके। क्या लिखना है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना इस परिभाषा में, बस वही परिभाषा है जहां त्याग करके धनायन बना रहा था, अब यहाँ पे ऋणायन बना लेगा। क्या बना लेगा दोस्तों, ऋणायन बना लेगा, ऋणायन बना लेता है तो उसे अधातु कहते हैं। मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया दोस्तों। तो अधातु की परिभाषा आपको याद होना चाहिए कि वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में, वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके दोस्तों, क्या करके, ग्रहण करके, वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने का गुण रखता हो तो उसे अधातु नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका कुछ हम उदाहरण देखते हैं, कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये तत्व हमारा अधातु है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको दे दूं नाइट्रोजन, क्या दे दें, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जैसा कि आप जानते हैं परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2,5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आ ही रहा होगा, 2,6 हो गया, 8 पे ऑक्सीजन आता है, इसका 2,6 हो गया दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 पे आता है दोस्तों, और 2,7 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कहूँ आपको क्लोरीन, क्या कहूँ, क्लोरीन कह दूँ, क्लोरीन 17 पे आता है दोस्तों, और 2, 8 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, इसके बाहरी कोश में, आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, यानी बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। और इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्लोरीन के बाहरी कोश में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अधातु की एक ही पहचान होती है दोस्तों कि इनकी बाहरी कोश में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या 7 इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखिएगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन होगा। जो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो धातु में कहलाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया बाहरी कोश में तो वो तो हमारा अक्रिय गैसों की श्रेणी में आता है। तो आप याद रखिएगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या 6 होगा, या 7 इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एलिमेंट के बाहरी कोश में, आउटर सेल में, तो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, वो अधातु होगा, ठीक है। अधातु क्या होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन लेंगे उनके ऊपर उतना माइनस चार्ज होता है, ठीक है। परिभाषा में भी लिखा कि वे तत्व जो किसी रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ठीक है दोस्तों। और धातु में क्या था, त्याग करके, धातु किसी को दे रहा था, लेकिन अधातु किसी से ले लेगा, ठीक है। अब देखिए, सारे एलिमेंट चाहते हैं कि हमारे बाहरी कोश में हमारे जो है हमारा अपटक नियम पूर्ण हो जाए, यानी हमारा बाहरी कोश में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो कुछ तत्व चाहते हैं, कुछ जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके 8 बनाते हैं,
और जो अधातु होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों को किसी से ले करके 8 बनाते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बाहरी कोष में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए दोस्तों तो इसके बाहरी कोष में 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सारे जो एलिमेंट चाहते हैं कि हमारे बाहरी कोष में 8 हो जाए, तो जो धातु होते हैं वे अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके 8 बनाते हैं, और जो अधातु होते हैं नॉन मेटल होते हैं वो किसी से ले करके 8 बनाते हैं दोस्तों। तो 5 है बाहरी कोष में, तो इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपका जवाब आएगा 3, ठीक है दोस्तों। तो 3 मिल जाएगा तो इसके बाहरी कोष में 8 हो जाएगा, इसीलिए नाइट्रोजन पे लिखा जाएगा 3 चार्ज, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है 8 बनाने के लिए दोस्तों, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर लिख दिया जाएगा 3 चार्ज। अब देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से, तो इसके ऊपर हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगा 2 चार्ज दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। और फ्लोरीन के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 बनाना है तो ये बस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा दोस्तों, तो इसके ऊपर -1 चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये सब बातें याद रखिएगा। और देखिए क्लोरीन के भी बाहरी कोष में आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 बनाना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। और ये भी याद रखिएगा कि किसी भी तत्व के ऊपर जितना प्लस या माइनस चार्ज होते हैं उसे संयोजकता या वैलेंसी बोला जाता है, ठीक है। जैसे Na+ चार्ज, अगर आपसे पूछा जाए कि Na+ चार्ज, इस प्लस चार्ज का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सोडियम की वैलेंसी है, ठीक है। ये नाइट्रोजन पे 3 चार्ज का मतलब ये 3 क्या है, नाइट्रोजन की वैलेंसी है, संयोजकता है, ये भी याद रखिएगा। और बस मैं आपको अधातु में इतना ही कहूँगा कि जिस तत्व के बाहरी कोष में आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, 6 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, 7 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो उसे ही अधातु कहेंगे, और ठीक है, और यहाँ पे मैंने तो लिख ही दिया है, ठीक है। तो परिभाषा भी मैंने यही बताया कि वे तत्व, मान लीजिए नाइट्रोजन वे तत्व हो गया जो किसी रासायनिक अपक्रिया में 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, बताइए 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 बनाना है तो 3 ग्रहण करेगा तो 3 ऋणायन हो जाएगा, 6 है तो ये 2 ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर 2 चार्ज हो जाएगा। फ्लोरीन है, इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 ग्रहण करेगा तो 1 ऋणायन हो जाएगा। तो ये आपके धातु हैं और इनको हम रासायनिक अपक्रिया में ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया नाइट्रोजन है दोस्तों, ठीक है, नाइट्रोजन का ऐसे आप निशान बनाइएगा उत्क्रमणीय अपक्रिया का। ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये रेडी हो गया, कितना रेडी हो गया, 3 चार्ज का, तो इसके ऊपर 3 चार्ज हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन था, ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस लिख दीजिएगा इधर नाइट्रोजन पे 3 चार्ज। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपना लेता है किसी से, क्योंकि बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी दिखाया आपको, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन पे 2 चार्ज। फ्लोरीन दोस्त होता है 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, अभी आपने तो इस साइड आप जो है इसको ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल में आप लिख के आ सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से धातु और अधातु की परिभाषा मैंने आपको उदाहरण सहित बताया। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। यहाँ से परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं धातु के पहले भौतिक गुण दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कि हम धातु के भौतिक गुण में क्या सीखने वाले हैं आज, ठीक है। तो यहाँ से जरूर आपके क्वेश्चन अति लघुत्तरी में भी विकल्पी में भी क्वेश्चन आते हैं, आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों धातु के भौतिक गुण, धातु के भौतिक धातु के भौतिक गुण में पहला गुण ये है दोस्तों कि प्रायः सभी धातुएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रायः सभी धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं, विद्युत व उष्मा की सुचालक होती हैं, परंतु लेड जिसे पीबी कहते हैं,
या सीसा कह लीजिए को छोड़कर, यानी ये आपका जो है सुचालक नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि प्राय जितनी धातुएं होती हैं दोस्तों विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो जाए। ठीक है, तो सारी धातुएं हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन परीक्षा में आप ये पूछेगा कि वह कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती दोस्तों। तो आपको याद करना है लेड या पीबी। ठीक है, लेड का प्रतीक पीबी होता है और इसको सीसा भी कहते हैं। लेड में सीसा आपको तो पता ही है। तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि प्रायः सभी धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं, परंतु लेड यानी पीबी को छोड़कर जो कुचालक होती है। तो यही क्वेश्चन आपका बनेगा कि कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो आपका जवाब आना चाहिए लेड या पीबी। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों लिख रहा हूं, प्रायः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं दोस्तों। धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रायः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। प्रायः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु पारा Hg को छोड़कर, Hg को छोड़कर, ठीक है दोस्तों, छोड़कर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इस बात को भी आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रायः सभी धातुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु पारा जिसका प्रतीक होता है Hg और इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रागारम दोस्तों। तो याद रखिएगा, मात्र एक ऐसी धातु है, वैसे एक धातु और है गैलियम। ठीक है, Ga, तो लेकिन वो अक्सर पूछता नहीं है। आपको यही याद रखना है, पारा जिसका प्रतीक होता है Hg और यही एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो ये वाला आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। तो दो आपकी पॉइंट हो गए दोस्तों। ठीक है, तीसरी पॉइंट लिखना कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है दोस्तों। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको लिख देना है एक पॉइंट कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, आपको एक और याद रखना है कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है दोस्तों। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद होनी चाहिए। और एक पॉइंट और 5 पॉइंट आपको लिखाऊंगा और एक पॉइंट लिख लेना कि धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, गुण पाया
इतनी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए भौतिक गुण में दोस्तों कि जो है कि जो धातु होती है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, और धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, और धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। दोस्तों बहुत ही बार पूछा है एक क्वेश्चन कि तन्यता किसे कहते हैं, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तन्यता की परिभाषा आपको याद होना चाहिए कि धातुओं को पतले तार के रूप में परिवर्तित कर देना ही तन्यता कहलाता है। जो हमारी धातुएं हैं उसे वायर के रूप में परिवर्तित कर देने की प्रक्रिया को, ठीक है, तन्यता कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि धातुओं को पतले तार के रूप में परिवर्तित कर देने की क्रिया को तन्यता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और एक पूछता है कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, तो धातुओं को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर देने की क्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये बात आपको जरूर याद होना चाहिए कि धातुओं को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में या फिर कह सकते हैं प्लेट के रूप में परिवर्तित कर देने की क्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, और धातु से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी में दोस्तों कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सी है, तो आपको जवाब आना चाहिए एल्युमिनियम। ठीक है, वह कौन सी धातु है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आप कहेंगे एल्युमिनियम दोस्तों। ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। और पूछता है कि कौन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका जवाब आना चाहिए पारा। ठीक है, जिसे Hg से दर्शाते हैं। और एक सवाल पूछता है कि कौन सी धातु जो है जिसमें विद्युत धारा जो है बहुत तीव्रता से प्रवाहित होती है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि Ag सिल्वर। सिल्वर एक ऐसी धातु है जिसमें विद्युत धारा सभी धातुओं से ज़्यादा तीव्रता से प्रवाहित होती है। तो कहेगा कि निम्न से किस धातु कौन सी धातु में निम्न में से कौन सी धातु विद्युत चालक का जो है सबसे अच्छा गुण रखता है, तो आपका जवाब आना चाहिए दोस्तों Ag यानी सिल्वर का, चांदी का। ठीक है, चांदी में बहुत तीव्रता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, और पूछता है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे ज़्यादा जिसमें ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसे ज़्यादा ताना जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका जवाब आएगा सोना, Au। क्या आएगा? सोना। ठीक है, Au गोल्ड जिसे बोलते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है, जो संक्षारित नहीं होती है, तो आपको जवाब आना चाहिए सोना, चांदी। और सोना एक्चुअल में इसका आंसर है। अगर सोना नहीं देगा तो आप जो है चांदी पे निशान मारिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ से जो आता है परीक्षा में। तो अब चलते हैं हम लोग अधातु पे। अधातु के भौतिक गुण देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आई होप आप इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि अधातु क्या होती हैं। पहली बात तो दोस्तों अधातु में कि बहुत ही आसान है। पहला पॉइंट ये लिखेगा कि अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कोई चमक नहीं पाई जाती है। ये बात आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कि अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट में लिखना कि अधातुओं में तन्यता, डक्टिलिटी, तन्यता व आघात वर्धनीयता का भी गुण नहीं पाया जाता, का भी ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए कि अधातुओं में तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। आपको फिर एक बार बता दूं, तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को पतले तार के रूप में परिवर्तित कर देना ही तन्यता कहलाता है। और धातुओं को पतले चादर के रूप में यानी प्लेट के रूप में परिवर्तित कर देने की क्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट,
प्रायः अधातुएं ठोस व गैस दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। अवस्था में पाई जाती हैं, परंतु केवल एक अधातु ब्रोमीन, ठीक है दोस्तों, ब्रोमीन जिसका सिंबल होता है Br, ठीक है, Br, परंतु केवल एक अधातु ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, जो द्रव अवस्था में ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो अधातु होती हैं वो ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं और कुछ अधातुएं जो हैं वो गैस अवस्था में भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो परंतु मात्र केवल एक ऐसी अधातु है जो ब्रोमीन है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका जवाब होना चाहिए ब्रोमीन। अगर पूछ देगा कौन सी ऐसी धातु है दोस्तों, तो आप पारा बोलिएगा, लेकिन जब पूछेगा कौन सी ऐसी अधातु है तो आपका जवाब आना चाहिए ब्रोमीन, जिसका सिंबल होता है Br और परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 35 होता है, ठीक है। केवल अधातु मतलब प्रायः अधातुएं ठोस व गैस दोनों अवस्था में पाई जाती है, परंतु केवल एक अधातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे यही कि प्रायः सभी अधातुएं, ठीक है दोस्तों, विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं। विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं, ठीक है, परंतु ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा होता है दोस्तों, ग्रेफाइट को छोड़कर जो सुचालक होता है, जो सुचालक होती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो प्राय सभी अधातुएं होती हैं उसमें वो विद्युत व उष्मा की जो है कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन मात्र केवल एक ऐसी अधातु है दोस्तों जो सुचालक होती है। तो पेंसिल में जो लगा होता है आपका काला वाला भाग, उसे ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी अधातु है, कौन सी ऐसी मात्र एक अधातु है जो विद्युत व उष्मा की कुचालक होता है। तो आपका जवाब आना चाहिए, आपका जवाब आना चाहिए ग्रेफाइट दोस्तों। क्या? ग्रेफाइट, ठीक है। तो इतना आपको याद होगा तो आपका जो है परीक्षा में ये जो क्वेश्चन आएगा इसको आप कभी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो और यहाँ से अधातु से संबंधित आपको जो विकल्पी क्वेश्चन पूछेगा या अति लघुत्तरी, वो मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ। पूछेगा कि भूपर्पटी पर यानी हमारी जो है जमीन पर सबसे ज़्यादा अधातु कौन सी पाई जाती है, तो आपका जवाब आना चाहिए ऑक्सीजन। कौन सी अधातु सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, तो ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि भूपर्पटी पर पाई जाने वाली अधातु सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन। और धातु कहा तो एल्युमिनियम बता दिया था आपको। और पूछेगा कि कौन सी ऐसी अधातु है दोस्तों, कौन सी ऐसी अधातु है
जो मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको पहले ही बताया कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पूछेगा कौन सी ऐसी मात्र एक ऐसी अधातु है जो विद्युत जिसमें प्रवाहित हो जाती है, तो आप कहेंगे ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जितना परिभाषा था मैंने धातु और धातु की परिभाषा बताया, आपको भौतिक गुण बताया, और इससे संबंधित जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं उसको भी बताया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जरूर एक दो क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसकी क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं जिससे आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।